नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति कैला होम्योपैथी से और आज हम जिस कंडीशन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बेसिकली बॉडी की एबिलिटी को जो है लिमिट कर देती है। किस एबिलिटी को लिमिट करती है? बॉडी की ग्लूकोज प्रोसेस करने की एबिलिटी को, यानी शर्करा को प्रोसेस करने की एबिलिटी को लिमिट कर देती है। अब ये कौन सी कंडीशन है? इसको हम डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं। इसको और शुगर और मधुमेह के नाम से भी जाना जाता है। Diabetes mellitus is a group of metabolic disorders which is characterized by a prolonged high blood sugar level, यानी एक चयापचय संबंधी विकारों का एक ग्रुप है जिसकी वजह से काफ़ी समय तक बॉडी में शुगर लेवल बहुत हाई रहती है। अभी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स बेसिकली हैं क्या? तो जब कोई बॉडी में अबनॉर्मल केमिकल प्रोसेस होता है जो नॉर्मल होने वाले मेटाबॉलिक फंक्शंस को खराब कर देता है, डिरेंज कर देता है, तो जो चीज़ें जन्म लेती हैं उनको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहा जाता है। अब डायबिटीज़ मेलाइटस में ज़्यादातर क्या होता है? ईदर इंसुलिन इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन प्रॉपर क्वांटिटी और क्वालिटी, यानी पैनक्रियाज जो इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन हार्मोन जो कि ब्लड शुगर रेगुलेट करता है, तो या तो वो ढंग की क्वांटिटी और क्वालिटी में प्रोड्यूस नहीं हो रहा, या फिर प्रोड्यूस तो हो रहा है लेकिन बॉडी की सेल्स उसके प्रति उतनी सेंसिटिव नहीं रही है, उसको ढंग से रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही है, उसका यूज़ ढंग से नहीं कर पा रही है, या फिर दोनों ही चीज़ें मौजूद है कि इंसुलिन भी सही मात्रा में और सही क्वालिटी में प्रोड्यूस नहीं हो रहा और बॉडी की सेल्स भी उसे कम रिकॉग्नाइज कर पा रही हैं। अब बात करते हैं कॉमन टाइप्स ऑफ डायबिटीज़। फर्स्ट इज टाइप 1 डायबिटीज़। इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर इंसुलिन बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं होता और ज़्यादातर टाइप 1 डायबिटीज़ से ग्रसित लोग बाहर से इंसुलिन इंजेक्शंस लेते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़, इसे अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ भी कहते हैं क्योंकि जनरली मिड एज में डायग्नोज होती है, बट ऐसा नहीं है कि यंग लोगों को ये नहीं हो सकती। आजकल सिंस स्ट्रेस और एंजाइटी की प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस हो गए, तो डायबिटीज़ बहुत जल्दी होना शुरू हो गई है। तो इस डायबिटीज़ में क्या होता है कि पैनक्रियाज ढंग की मात्रा में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता और साथ साथ जो बॉडी की बाकी सेल्स हैं वो भी उसे रिकॉग्नाइज नहीं करती। इन दोनों में से एक भी चीज़ हो सकती है लेकिन ज़्यादातर दोनों चीज़ें प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट है प्री डायबिटीज़। इसमें ब्लड शुगर लेवल जो है नॉर्मल से थोड़ी सी हाई हो जाती है लेकिन इतनी हाई नहीं होती कि हम उसे टाइप 2 डायबिटीज़ में क्लासीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर ढंग से होम्योपैथिक दवाई ली जाए और लाइफस्टाइल चेंजेस किए जाए जैसे डाइट कंट्रोल और थोड़ी सी एक्सरसाइज, तो प्री डायबिटीज़ को आप डायबिटीज़ बनने से रोक सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चेंजेस नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आप टाइप 2 डायबिटीज़ से ग्रसित हो जाएंगे। अगली है जेस्टेशनल डायबिटीज़। ये प्रेगनेंसी के दौरान डेवलप होती है मदर में, और अगर ये अनकंट्रोल और अनमैनेज रहती है तो ज़्यादातर बेबी पे भी बैड इफेक्ट्स डाल देती है। इसमें जेस्टेशनल डायबिटीज़ के 90% ऑफ केसेस में डिलीवरी के बाद जो है वुमेन के शुगर लेवल जो है नॉर्मल पर रिटर्न कर जाती है, अगर डेफिनेटली प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट चला हो उसकी प्रेगनेंसी के दौरान। जो नॉर्मल पर्सन की ब्लड शुगर लेवल होती है वो फास्टिंग के वक्त 70 to 99 mg पर डेसीलीटर होती है, और जो पीपी है दैट इज़ 2 आवर्स आफ्टर मील जो की जाती है वो 140 mg पर DL से कम होनी चाहिए। HbA1c नॉर्मल लोगों का 5.7 से कम होना चाहिए। इससे जब इस रेंज से जब ब्लड शुगर लेवल हाई होने लगता है तो पहले तो वो प्री डायबिटीज़ की कंडीशन में आएगा, फिर उसके बाद उसको फिर हम टाइप 2 डायबिटीज़ डायग्नोज कर देते हैं अगर पहले से टाइप 1 डायबिटीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अब बात करते हैं कि अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे, क्या क्या सिम्टम्स ऐसे हो जिसके लिए आपको अलर्ट रहना चाहिए, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट है पहले 3 P's जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। पहला है पॉलीयूरिया, यानी जो डायबिटीज़ वाला पर्सन है उसको बहुत ज़्यादा अर्ज होगा बार बार यूरिनेशन के लिए जाने का। देयर इज़ एन अर्ज फॉर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। जैसे वो नॉर्मल लोग यूरिनेशन के लिए जाया करते हैं, या जैसे वो पहले यूरिनेशन के लिए जाया करता था उससे ज़्यादा उसे यूरिनेशन जाने को इस वक्त अर्ज होगा।
नेक्स्ट इज पॉलीडिप्सिया यानी एक्सेसिव थर्स्ट। बहुत से डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा प्यास लगती है उन्हें, पहली बॉडी को वो जब इमेजिन करते हैं उससे बहुत ज़्यादा, और उनके आसपास उस वेदर में जितने लोगों को प्यास लग रही होती है उससे ज़्यादा। थर्ड है पॉलीफेजिया यानी एक्सेसिव हंगर। अचानक से डायबिटीज़ वाले पर्सन अगर कोई आपके आसपास होगा, आप देखते होंगे उसे अचानक से क्रेविंग होती है, अचानक से भूख लगती है और उसे कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए, और ये भूख उसको बहुत बार बार लगती है, और उसे खाने के लिए भी अच्छे अमाउंट में खाना जो है चाहिए। इसमें उसको शुगर क्रेविंग्स भी हो सकती हैं और स्पेसिफिक फूड क्रेविंग्स भी हो सकती हैं। तो जनरली यही तीन पीज़ हैं, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया एंड पॉलीयूरिया, जो एक डॉक्टर के पास जब आप जाएंगे तो उसको थोड़ा सा गाइड करेंगी आपके डायबिटीज़ को टेस्ट करवाने के लिए। हमें ये ध्यान रखना है कि भले से ये तीनों अपने आप में कोई डिजीज़ ना हो, लेकिन ये किसी अंडरलाइन डिजीज़ के इम्पोर्टेंट सिम्टम्स हो सकते हैं। अब बात करते हैं डायबिटीज़ के बाकी सिम्टम्स की। तो एक है उसमें से वीकनेस, एक्सेसिव वीकनेस, थोड़ा सा काम करने पे बहुत थक जाएंगे। अगला है ड्राई माउथ एंड ड्राई स्किन, क्योंकि बॉडी फ्लूइड बहुत ज़्यादा एलिमिनेट कर रही है, भले से यूरिनेशन के रूप में, या हो सकता है बंदे को एक्सेसिव स्वेटिंग भी होती हो साथ साथ, तो इस वजह से उसके माउथ में और स्किन पे डिहाइड्रेशन नज़र आएगी। डिहाइड्रेशन की वजह से ये चीज़ें ड्राई हो जाएंगी। जब स्किन ड्राई होगी तो इचिंग की प्रॉब्लम भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है ब्लड विजन। ये क्यों होता है? क्योंकि फ्लूइड चेंजेस होते हैं बॉडी में, जिसकी वजह से हो सकता है कि आई का लेंस भी स्वेल कर जाए और डायबिटिक पर्सन को ढंग से दिखाई ना दे। नेक्स्ट है इन्फेक्शंस। डायबिटीज़ वाले लोगों को इन्फेक्शन, स्पेशली फंगल इन्फेक्शंस होने की संभावना बढ़ जाती है अगर बहुत टाइम तक ये अनकंट्रोल रहती है, और हो सकता है अभी तक किसी को डायबिटीज़ डायग्नोज नहीं हुई हो, लेकिन आप देखिए कि उसका इन्फेक्शन होने लगा है उसको अचानक से, फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शंस ये वाले कहाँ होंगे? बेसिकली वार्म और मॉइस्ट एरिया में, क्योंकि वार्म और मॉइस्ट हमेशा फंगस, यीस्ट के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट रहता है। तो ये अंडर द ब्रेस्ट हो सकते हैं, बिटवीन द ग्रोइंस हो सकते हैं, बिटवीन फिंगर्स एंड टोज हो सकते हैं, इन एंड अराउंड सेक्शुअल ऑर्गन्स हो सकते हैं, और ये इन्फेक्शंस जाने में भी काफ़ी टाइम लेंगे। नेक्स्ट है पेन एंड नमनेस इन लेग्स। डायबिटीज़ जब अनकंट्रोल्ड रहे या अनडायग्नोज्ड रहे या बहुत टाइम तक रहे, ओल्ड एज में भी एक बार डायबिटीज़ हो जाती है तो जनरली लाइफ लॉन्ग उसकी दवाई लेनी पड़ती है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है डायबिटीज़ के साथ, नर्व्स हमारी वीक होने लग जाती है। उसकी वजह से क्या होता है? पेन एंड नमनेस इन लेग्स हो जाता है, पैर सुन्न होने लग जाते हैं, पैरों में दर्द होने लग जाता है। अगर आपके अराउंड किसी को डायबिटीज़ है तो आप बहुत बार उनको कहते हो सुनेंगे कि मेरे सोल्स में, मेरे पैरों में जलन हो रही है, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मेरे पैर सुन्न पड़ रहे हैं। तो ये डायबिटीज़ का एक काफ़ी मार्क्ड सिम्टम है। अगली चीज़ जो आप डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में नोट करेंगे कि उनकी इंजरीज, उनको छोटे से कट्स भी हो जाते हैं, और जब उनकी ब्लड शुगर लेवल ढंग से मैनेज नहीं हो रही है, स्पेशली उस टाइम में, तो उनकी कट्स और इंजरीज काफ़ी ज़्यादा टाइम लेते हैं हील होने को। जैसे कि छोटा सा कट पड़ा है, किसी का नॉर्मली 2-3 दिन या 7-8 दिन में हील हो जाएगा, लेकिन उनका वो कट लिंगर ऑन करेगा काफ़ी टाइम तक। हो सकता है उसको 15-20 दिन, हो सकता है 1-2 महीने लग जाए, डिपेंडिंग ऑन ब्लड शुगर लेवल। कभी कभी क्या होता है, इसी स्लो हीलिंग ऑफ इंजरीज से ही कोइंसिडेंटली डायग्नोज हो जाती है डायबिटीज़। पहले से उसको नहीं पता है, लेकिन उसको कोई चोट लग गई है और काफ़ी टाइम तक वो हील नहीं हो रही है, या कोई अल्सर हो गया है और बहुत टाइम तक वो ठीक ही नहीं हो रहा है, तो फिर आपको डायबिटीज़ का टेस्ट एडवाइस किया जाता है उस वक्त, और पाया जाता है कि आपको डायबिटीज़ है जो आपकी हीलिंग में एक रुकावट डाल रही है। हीलिंग का भी रिलेशन थोड़ा नर्व्स से है, तो सिंस नर्व्स भी वीक हो गई हैं डायबिटीज़ में, तो हीलिंग में भी प्रॉब्लम आ रही है। अब अनकंट्रोल्ड या अनडायग्नोज्ड डायबिटीज़ जो है कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर सकती है। आइज़ में सीरियस कॉम्प्लिकेशंस, किडनीज़ में, लिवर के सीरियस कॉम्प्लिकेशंस, सीरियस बेड सोर्स, अल्सर्स कॉज कर सकते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम डायबिटीज़ से पीड़ित हैं तो उसको मैनेज करना कितना इम्पोर्टेंट है, ताकि हम बेड रिटर्न स्थिति में कभी ना पहुँचें। अब डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए करें क्या? पहले तो डेफिनेटली जब आपने टेस्ट कराया है तो आपके डॉक्टर ने आपको कुछ मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब की होंगी। जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई हैं उनको टाइम से लें और उसी हिसाब से लें जैसे आपके डॉक्टर ने आपको बताया है। आप एक मेडिसिन मिस करेंगे तो आपके लिए वो काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हो जाएगा। आपकी बॉडी को हील करने में उतनी ही ज़्यादा परेशानी होगी जितना लापरवाह आप होंगे।
दूसरा है अपना खाना हमेशा टाइम पे लें, ब्रेकफास्ट टाइम पे लें, लंच टाइम पे लें, डिनर टाइम पे लें, और बीच में जो हंगर क्रेविंग्स होती हैं, अर्ज टू हंगर होती हैं, उसमें भी थोड़ा थोड़ा हेल्दी फूड हमेशा रखें। एक टाइम पे बहुत ज़्यादा खाना ना खाएं, ऐसा ना बनाएं कि आप हमेशा पार्टी कर रहे हैं और एक टाइम पे बहुत ज़्यादा खा लिया है। कभी कभी क्या होता है, स्पेशली जो घर को मैनेज करती हैं जो लेडीज़, वो क्या करती हैं, अपने ऊपर ध्यान नहीं देती, तो 2-2 बजे तक कुछ खाना ही नहीं खाएंगी। तो ये जो आदत है ये डायबिटीज़ के लिए बहुत हानिकारक है। आप सारा काम छोड़ के सबसे पहले आप खुद ब्रेकफास्ट कीजिए, थोड़ा सा खाइए, हर 2-3 या 3-4 घंटे पे थोड़ा थोड़ा खाना खाते रहिए प्लीज़, ताकि क्योंकि फूड जो डाइटरी फैक्टर है वो हर डिज़ीज़ के मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जहाँ डाइट में आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो आपकी दवाई भी असर करने में आप पे कमी दिखाएगी। नेक्स्ट इज़ आप अपनी बॉडी को एक्टिव रखें। डायबिटीज़ ऑलरेडी आपको बहुत लेज़ी बना रही है, तो इसमें आप अपने लिए कम से कम आधा घंटा डेली टाइम निकालें, या तो नॉर्मल वॉक करने का या अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग माइल्ड या मॉडरेट एक्सरसाइज करने का। अगर कोई बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली या तो गाइडेंस के अंडर करें, या आप खुद फिजिकल ट्रेनर हैं तो आप कर सकते हैं। अपने रूटीन टेस्ट करवाते रहें, नॉट ओनली ब्लड शुगर लेवल एवरी मंथ बट HbA1c एवरी 4 to 6 मंथ्स करवाते रहें। और साथ साथ अगर आपको ये बोला गया है कि आप डेली ब्लड शुगर मेंटेन रखें, तो आप डेली ब्लड शुगर का चेक करवा के मेंटेन रखें। अगर घर में मशीन नहीं है तो बाहर जाके चेक करवाइए, लेकिन वो डेली मेंटेन रखिए। इसके साथ साथ आप अपने आइज़ का रूटीन चेकअप करवाते रहें। आप अपने किडनी फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट जो है समय समय पे करवाते रहें, ताकि ये पता चल सके कि डायबिटीज़ का इन ऑर्गन्स पे आपके कोई असर तो नहीं हुआ है। अब जानते हैं कि होम्योपैथी डायबिटीज़ में कैसे हेल्प कर सकती है। पहली चीज़ है, एक तो होम्योपैथी आपके डायबिटीज़ के होने वाले बाकी ऑर्गन्स के इफ़ेक्ट को डिले कर सकती है, लिमिट कर सकती है। अगर हो गया है तो उसे वही रोक देगी, अगर नहीं हुआ है तो उसे प्रिवेंट कर देगी, यानी आपकी किडनीज़ को बचा के रखेगी, आपके लिवर को, आपके आइज़ को, आपके नर्व्स को, क्योंकि ऐसा कोई भी ऑर्गन नहीं है जिस पे डायबिटीज़ अपना असर ना दिखाती हो। आपकी वीकनेस दूर रखेगी, आपकी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करेगी, इंसुलिन प्रोडक्शन आपके पैनक्रियास से स्टिमुलेट करेगी, और आपकी जो एक्सटर्नल इंसुलिन डिपेंडेंसी है उसको ग्रेजुअली धीरे धीरे कम करेगी। एक्सटर्नल मेडिकेशन जो आप ले रहे हैं, जो कन्वेंशनल मेडिसिन डायबिटीज़ के लिए लेते हैं, होम्योपैथी के साथ साथ आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको उसकी डोज बढ़ानी पड़े, तो वो उसे वहाँ कंट्रोल करेगी। डायबिटीज़ में जो डाइजेशन डीरेंज होता है, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पाता और वीकनेस बहुत रहती है बॉडी में, तो होम्योपैथिक मेडिसिन क्या करेंगी, डाइजेशन को ठीक करेंगी। और बार बार अगर डायरिया, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो रही है तो उस शिकायत को कम करेगी। डायबिटीज़ वाले बहुत से पेशेंट जो है IBS लाइक सिम्टम्स भी डेवलप करने लग जाते हैं, तो उसको वही लिमिट करेंगी और उसको वहाँ ठीक करेंगी। यूरिन फ्रीक्वेंसी जो बढ़ जाती है, एक्सेसिव थर्स्ट या एक्सेसिव फूड क्रेविंग्स या एक्सेसिव शुगर क्रेविंग्स है, उस पर भी होम्योपैथिक मेडिसिन काम करती हैं और उनको भी कम करती हैं। लेकिन हमें हमेशा याद रखना है कि होम्योपैथी की अप्रोच जो है होलिस्टिक और इंडिविजुअलिस्टिक होती है, यानी वो आपकी पास्ट हिस्ट्री, आपकी प्रेजेंट हिस्ट्री और आपकी बाकी डिजीज़ और फैमिली हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए एक डॉक्टर आपको दवाई प्रिस्क्राइब करेगा। और ज़रूरी नहीं है कि जो आपको प्रिस्क्राइब की गई है आपकी डायबिटीज़ के लिए वही सेम दवाई आपके किसी रिश्तेदार को प्रिस्क्राइब की जाए। हर एक की अपनी एक दवाई होगी, इसीलिए बिना डॉक्टर के कंसल्ट किए हुए आप कभी दवाई होम्योपैथिक नहीं लेंगे। अगर आपको डायबिटीज़ है या आपके घर में किसी को डायबिटीज़ है तो डेफिनेटली आप अपना और उनका बहुत ख्याल रखें, क्योंकि डायबिटीज़ जो है जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी से भी होती है। क्योंकि अगर आपके पेरेंट्स को डायबिटीज़ है और आप अपनी लाइफस्टाइल का बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहे हैं तो आपको होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। दूसरा ये है कि जिसको डायबिटीज़ है, आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स को, उसके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। इसमें जो टिप्स दी गई हैं उनको इम्प्लीमेंट कीजिए। और अगर आपको होम्योपैथिक दवाई चाहिए, होम्योपैथिक कंसल्टेशन हमसे चाहिए, तो नीचे दिए हुए ईमेल पे ईमेल भेजिए, हम आपको वहाँ से कांटेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कीजिए ताकि हम जब भी नई वीडियो डालेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच।